हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं मनीष। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी अगली वीडियो को, जिसमें हम देखेंगे एलटी, टीजीटी, पीजीटी बायोलॉजी के क्वेश्चंस जो कि इम्पोर्टेंट होंगे हमारे उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश राज्य के सभी एग्ज़ाम्स में, जिनमें बायोलॉजी सब्जेक्ट पूछा जाता है। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन है, ड्यूरेशन ऑफ कार्डियक साइकिल इन हेल्दी मैन इज, मतलब स्वस्थ मनुष्य में हृदय चक्र की अवधि होती है। हृदय चक्र मतलब कार्डियक साइकिल, इसकी ड्यूरेशन पूछी है 72 सेकेंड, 0.7 सेकेंड, 0.8 सेकेंड या 1.2 सेकेंड्स। ठीक है, तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा कौन सा, 0.8 सेकेंड में एक ह्यूमन में उसकी कार्डियक साइकिल कंप्लीट होती है। ठीक है, कितने, 0.8 सेकेंड्स में। चलिए फिर करते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, रीएब्जॉर्प्शन ऑफ सोडियम एंड वाटर टुगेदर अकर्निंग, मतलब रीएब्जॉर्प्शन का मतलब होता है पुनः अवशोषण, किसका, सोडियम का और पानी का, दोनों का कहाँ पर होता है, तो वो होता है हमारा पीसीटी में, मतलब प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन हमारा, एक्रोमियन प्रोसेस इज द पार्ट ऑफ, मतलब जो हमारा एक्रोमियन प्रोसेस है ये किसका पार्ट है, क्लेविकल बोन, ह्यूमरस बोन, स्केपुला बोन या पेल्विक गर्डर। तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा जो स्केपुला बोन है इसमें एक प्रोसेस होता है, क्या, एक्रोमियन प्रोसेस। ठीक है, तो ये हमारा एक्रोमियन प्रोसेस जो है किसका पार्ट या किससे रिलेटेड है, हमारा स्केपुला बोन से। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, फंक्शनल यूनिट बताओ मसल कॉन्ट्रैक्शन की, मतलब पेशीय संकुचन की क्रियात्मक इकाई बतानी है। तो जो हमारी क्रियात्मक इकाई है उसे हम क्या बोलते हैं, सार्कोमियर। हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, कौन से ग्रुप का कौन सा मेंबर बियर बनाने में काम आता है, मतलब मेंबर ऑफ विच ग्रुप आर यूज्ड इन मेकिंग बियर, किस ग्रुप के सदस्य का इस्तेमाल होता है बियर बनाने के लिए। हिंदी में देख लेते हैं, किस समूह के सदस्यों का उपयोग बियर बनाने में किया जाता है, तो वो होती है हमारी यीस्ट, जिसे हम कहते हैं सैकेरोमाइसिस सेरेवेसी। ये यीस्ट हमें ब्रेड, BREAD ब्रेड और बियर दोनों बनाने में हेल्प करती है या इसका हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, प्लाज्मोडियम का वो स्टेज बताओ जो इन्फेक्शन फैलाती हो मैन में। ठीक है, या फिर विच स्टेज ऑफ प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल इज इन्फेक्टिव टू मैन, प्लाज्मोडियम लाइफ साइकिल की कौन सी वो अवस्था है जो मनुष्य में क्या करती हो, संक्राम करती हो या संक्रमण उत्पन्न करती हो, तो वो होती है हमारी स्पोरोजोइट। ठीक है, कौन सी होती है, स्पोरोजोइट, जो कि क्या है हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो अर्थवॉर्म है, अर्थवॉर्म में जो टिफ्लोसोल है, टिफ्लोसोल का कार्य क्या होता है, ये फिर वो किस चीज़ के लिए बना होता है, तो वो करता है डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन का काम, पाचन और अवशोषण का काम कौन करता है, टिफ्लोसोल, किसमें, अर्थवॉर्म में। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, टिफ्लोसोल इन अर्थवॉर्म इज मेंट फॉर, टिफ्लोसोल किस चीज़ के लिए हेल्प करता है अर्थवॉर्म में, तो आंसर क्या है हमारा, डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन के लिए। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो ब्रांकियल रेस्पिरेशन है इज फाउंड इन विच ऑफ दीज एनिमल, जो ब्रांकियल रेस्पिरेशन इनमें से किन जंतुओं में पाया जाता है, प्रॉन एंड क्लोब्स, स्पाइडर एंड क्लोब्स, क्लोरियस एंड पेवो या फिशिज एंड इथियोफिश। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारा ब्रांकियल रेस्पिरेशन है ये हमें किस में देखने को मिलता है, प्रॉन में और साइक्लोप्स में, तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, वाटर वस्कुलर सिस्टम किसका लक्षण है, तो जैसा कि हम जानते हैं ये किसका लक्षण है, इकाइनोडर्मेटा, और इकाइनोडर्मेटा का इसमें जो एग्जाम्पल दे रखा है वो क्या दे रखा है, एस्टीरियास। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, साइनेक्रम बोन इज द फीचर ऑफ, मतलब साइनेक्रम अस्थि किसका लक्षण है, तो साइनेक्रम अस्थि जो हमारा लक्षण होती है वो किसकी होती है, फ्लाइंग बर्ड्स की। ठीक है, मतलब उड़नशील चिड़ियाओं का जो लक्षण है वो क्या है, साइनेक्रम बोन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, सीड हैबिट इज ऑब्जर्व इन, मतलब बीज प्रकृति
पाई जाती है। तो बीज प्रकृति हमारी किस में पाई जाती है? जो भी हमारे टेरिडोफाइट्स होते हैं। तो टेरिडोफाइट्स का इसमें जो एग्जाम्पल है वो क्या है? सिलाजीनेला, ठीक है। तो सीड हैबिटेट जो है इसमें देखी जाती है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन ब्रायोफाइट्स द स्पोरोफाइट स्टेज इज, मतलब जो हमारे ब्रायोफाइट्स होते हैं इनमें जो हमारी स्पोरोफाइट स्टेज है वो कैसी होती है? तो वो हमारी कैसी होती है? हमेशा डिप्लॉयड होती है। स्पोरो जो फाइट होती है या स्पोरोफाइट होती है वो क्या होती है? हमेशा डिप्लॉयड। डिप्लॉयड मतलब टू एन कंडीशन, ठीक है, डिप्लॉयड कंडीशन, और ये हमेशा डिप्लॉयड अवस्था में पाई जाती है। क्या? स्पोरोफाइट स्टेज ब्रायोफाइट्स में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमें इसमें से जो सत्य कथन है वो पहचानना है। प्रोटोजोअन्स आर मेनली हेटेरोफाइट्स हेटेरोट्रॉफ्स, वाटर एंटर्स थ्रू ऑस्कुलम इन स्पॉन्जेस, या नीडोब्लास्ट आर लोकेटेड एट द बेस ऑफ हाइड्रा, या फिर ऑल आर ट्रू। तो जैसा कि हम जानते हैं जो हमारे प्रोटोजोअन्स होते हैं ये मेनली क्या होते हैं? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर, ठीक है। चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा परमानेंट टिश्यू विद वेरियस सेल्स इन प्लांट सेल इज कॉल्ड, मतलब परमानेंट टिश्यू जिसमें भिन्न भिन्न प्रकार की कोशिका पाई जाती हैं वो क्या कहलाता है? तो हम क्या बोलते हैं? कैम्बियम, ठीक है। ये परमानेंट टिश्यू भी है और उसमें अलग अलग टाइप्स की सेल भी मिलती हैं, ठीक है। किस में मिलती हैं? कैम्बियम में, या वो कैम्बियम कहलाता है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ प्रोटोस्टियम या प्रोस्टोमियम इन अर्थवॉर्म। केंचुए में जो ये हमारा प्रोस्टोमियम होता है इसका क्या कार्य होता है? ठीक है, तो इसका कार्य क्या होता है? सॉयल को खोदने में, मतलब डिगिंग ऑफ सॉयल, और एक संवेदी अंग की तरह ये काम करता है। मतलब ऑप्शन नंबर ए एंड बी, मतलब ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा हमारा इसका करेक्ट आंसर कि ये मिट्टी खोदने में, डिगिंग सॉयल, और ये एक सेंसरी ऑर्गन की तरह काम करता है। किसमें? अर्थवॉर्म में। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है करेक्ट सीक्वेंस बताना है साइटोक्रोम इन ईटीएस। ईटीएस मतलब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में साइटोक्रोम का करेक्ट सीक्वेंस बताना है। तो वो हमारा क्या होगा? पहले बी, फिर C1, फिर सी, फिर A3, फिर ए। तो ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हमारा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है पेप्टाइड सिंथेसिस इन ए सेल अकर्स इन, मतलब कोशिका में पेप्टाइड संश्लेषण कहाँ पर होता है? कोशिका में पेप्टाइड कहाँ पर बनती है? तो जो हमारा पेप्टाइड का फॉर्मेशन होता है ये कहाँ पर होता है? राइबोसोम में होता है। पेप्टाइड मतलब प्रोटीन का सिंथेसिस, ठीक है, क्योंकि प्रोटीन की इकाई को हम क्या बोलते हैं? पेप्टाइड, ठीक है। तो चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा हिस्टोन ऑक्टोमर डज नॉट इंक्लूड। हिस्टोन का जो ऑक्टोमर होता है उसमें कौन सी चीज़ पाई नहीं जाती है? ठीक है, या उसमें से इनमें से कौन सी चीज़ उसमें नहीं पाई जाती है? H1, H2B, H3 या H4। तो जैसा कि हम जानते हैं H1 उसमें नहीं पाई जाती है हिस्टोन ऑक्टोबर में। क्या क्या मिलता है? H2A, H2B, H3 और H4। ये टोटल चीज़ें कितनी हैं? 4। इन्हीं के 2-2 यूनिट उसमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। और 2-2 यूनिट मिलने का मतलब क्या हुआ? 2 यूनिट इसकी मिली, 2 यूनिट इसकी मिलती हैं, 2 यूनिट इसकी मिलती हैं और 2 यूनिट इसकी मिलती हैं। तो टोटल कितने हो गए? 8 यूनिट मिलती हैं, जिसके नाम, उसका क्या नाम होता है? ऑक्टोमर, ठीक है। ऑक्टोमर का मतलब 8, ठीक है। तो इनकी 8 यूनिट होती है टोटल, इसीलिए उसका नाम क्या रखा गया है? ऑक्टोमर, ठीक है। और ये सब क्या है? हिस्टोन प्रोटीन, इसलिए हिस्टोन ऑक्टोमर नाम रखा गया है। लेकिन जो H1 है, H1 उसमें नहीं पाई जाती है। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है जो बार बॉडी की संख्या है वो कितनी होती है क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में? तो जब भी हमको बार बॉडी निकालनी होगी तो हमारा फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम -1, मतलब जितने भी हमारे एक्स क्रोमोजोम होंगे उसमें से एक माइनस कर दोगे तो बार बॉडी की संख्या पता लग जाएगी, ठीक है। जैसे हम ह्यूमन फीमेल्स की बात करें तो फीमेल्स में क्या होता है? XX कंडीशन होती है, मतलब कितने क्रोमोजोम? एक्स वाले कितने क्रोमोजोम?
एक और दो क्रोमोजोम हो गए एक्स वाले, एक एक्स और दो एक्स क्रोमोजोम, मतलब नंबर ऑफ क्रोमोजोम ऑफ एक्स जो एक्स है -1, 2 - 1 क्या होता है 1। तो मतलब जो ह्यूमन फीमेल्स हैं उनमें एक बार बॉडी मिलती है। लेकिन अगर हम मेल्स की बात करें तो मेल में क्या होता है एक्स और वाई, एक्स क्रोमोजोम कितने हैं सिर्फ एक, तो नंबर ऑफ एक्स क्रोमोजोम 1, -1 हमारा फॉर्मूले में से आ जाएगा, 1 - 1 0, मतलब ह्यूमंस के मेल के अंदर एक भी बार बॉडी नहीं मिलती है। लेकिन हमें इसमें किस में पूछा गया है, क्लाइनफेल्टर में, या मतलब क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम में। तो इसमें जो हमारी बार बॉडी मिलती है वो कितनी मिलती है, क्लाइनफेल्टर की में जैसा हम जानते हैं क्या होता है कंडीशन XX/Y, मतलब 2 - 1 = 1। तो मतलब इसमें भी जो बार बॉडी की संख्या होगी वो कितनी होगी 1। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है म्यूटेशन आर मेनली, मतलब उत्परिवर्तन अधिकतर क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं, बेनिफिशियल होते हैं, रिसेसिव होते हैं या डोमिनेंट होते हैं। तो जैसा कि हमको पता है जो म्यूटेशन होते हैं वो ज़्यादातर या अधिकतर क्या होते हैं, हार्मफुल होते हैं या हानिकारक होते हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वाज द मेन पॉइंट ऑफ, मतलब उपार्जित लक्षणों की वंशागति किसके सिद्धांत का मुख्य बिंदु था। तो इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर जो ये पॉइंट था ये किसका था, लेमार्क थ्योरी का, या फिर मैं बोलूँ ये लेमार्किज्म का सिद्धांत था, या लेमार्क थ्योरी का क्या था ये सिद्धांत था। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इन मेंडेलियन डाइहाइब्रिड क्रॉस हाउ मेनी टाइप्स ऑफ जीनोटाइप एंड फिनोटाइप विल बी प्रेजेंट। एक मेंडेलियन का डाइहाइब्रिड क्रॉस है, उसमें कितने टाइप के जीनोटाइप और फिनोटाइप मौजूद रहेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं उसमें 9 जीनोटाइप और 4 फिनोटाइप हमको देखने को मिलते हैं, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर बी 9 और 4 रेस्पेक्टिवली वाला क्या होगा, करेक्ट होगा। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है फॉर ABO ब्लड ग्रुप हाउ मैनी जीनोटाइप्स आर पॉसिबल इन ए ह्यूमन पॉपुलेशन, मतलब ABO ब्लड ग्रुप के लिए कितने टाइप के जीनोटाइप पॉसिबल होंगे ह्यूमन पॉपुलेशन के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं उसमें हमारे जो 6 टाइप के पॉसिबल हैं जीनोटाइप वो प्रेजेंट होते हैं हमारे ह्यूमन पॉपुलेशन में ABO ब्लड ग्रुप के लिए, या हमारे ABO ब्लड ग्रुप निर्धारित करने के लिए। ठीक है, इसमें क्या पूछा है, हाउ मैनी ब्लड ग्रुप जीनोटाइप आर पॉसिबल इन ह्यूमन पॉपुलेशन, 50 पॉसिबल इन ह्यूमन पॉपुलेशन। तो 6 टाइप के हमारे पॉसिबल होंगे। ठीक है, ABO रक्त समूह के लिए मानव समावेशी में कुल कितने जीव प्रारूप संभव हैं, तो वो कितने संभव हैं, 6 संभव हैं। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन के लिए। अगले क्वेश्चन में हम चलते हैं विच बेस ऑफ ए कोडोन इज कॉल्ड ए वोबल बेस, मतलब कोडोन का वो बेस बताओ जिसे हम वोबल बेस कहते हैं। ठीक है, मतलब विच बेस ऑफ ए कोडोन इज कॉल्ड वोबल बेस, एक कोडोन का कौन सा क्षार वोबल क्षार कहलाता है। तो जिसे हम वोबल क्षार बोलते हैं वो होता है हमारा थर्ड वाला, थर्ड बेस जो होता है कोडोन का उसे हम क्या बोलते हैं, वोबल बेस। ठीक है, चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेसेल्सन एंड स्थाल यूज्ड विच रेडियो आइसोटोप फॉर देयर एक्सपेरिमेंट। मेसेल्सन और स्थाल ने कौन सा रेडियो एक्टिव आइसोटोप या रेडियो आइसोटोप यूज़ किया था अपने एक्सपेरिमेंट के लिए। तो जैसा कि हम जानते हैं N15 का उन्होंने क्या किया था, उपयोग किया था, और नाइट्रोजन रेडियो एक्टिव वाली ली थी। जनरली क्या होता है N14, लेकिन उन्होंने क्या ली थी N15, वो क्या होती है, रेडियो आइसोटोप होता है। ठीक है, तो फिर चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है इफ़ एन RNA मॉलिक्यूल कंटेन 15% एडेनिन देन द अमाउंट ऑफ साइटोसिन विल बी। तो जैसा कि हम जानते हैं जितने ही एडेनिन होते हैं उतने ही क्या होते हैं, थायमिन, मतलब 15% एडेनिन है तो 15 ही क्या होगा, थायमिन। ठीक है, और G और C ATGC 15 कितना हो गया, 30, अब बचा कितना 70, तो 70 का मतलब 35 ये होता है और 35 ही क्या होता है, ये होता है। ठीक है, मतलब जितना ये होगा उतना ही क्या होगा, ये होगा, और जितना ये होगा उतना ये होगा, मतलब A बराबर T होता है, G बराबर C होता है। ठीक है, इन चारों का रेशियो क्या होता है, आपस में सेम होता है, मतलब A जितना होगा उतना ही T होगा
और जितना ग्वानिन होगा उतना ही क्या होगा हमारा साइटोसिन भी उतना ही होगा। ठीक है, बाकी इसको हम सॉल्व करते हैं तो हमारा कितना आंसर आएगा 35 ग्वानिन और उतना ही क्या होगा साइटोसिन, मतलब वो भी 35 ही होगा। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है सॉइललेस कल्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड, मतलब पौधों का मृदा विहीन संवर्धन कहलाता है। क्या कहलाता है? हाइड्रोपोनिक्स। जब हम प्लांट का ग्रो करते हैं बिना मिट्टी के, प्लांट का ग्रो कराना, तो उसे हम क्या बोलते हैं? हाइड्रोपोनिक्स। NI आएगा यहाँ पे। ठीक है, हाइड्रोपोनिक्स O नहीं आएगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्रिएटिन फॉस्फेट इज फाउंड इन, जो हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट है ये कहाँ मिलता है? क्रिएटिन फॉस्फेट मिलता है किसमें? एपिथेलियल में, न्यूरल में, मस्कुलर में या बोन मैरो में? तो जैसा कि हमको पता है हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट है ये हमको मिलता है मस्कुलर टिश्यू में, मतलब पेशी ऊतक में। हम चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है 1 लीटर ऑफ ब्लड कैरीज हाउ मच ऑक्सीजन टू द बॉडी टिश्यू। मान लो 1 लीटर क्या है? ब्लड। 1 लीटर ब्लड है तो ये जो टिश्यू में ऑक्सीजन ले जाएगा वो कितना ले जाएगा? तो जैसा कि हमको पता है 1 लीटर ब्लड में जो होता है वो कितनी ऑक्सीजन होती है? 200 ml ऑक्सीजन होती है, जो वो कहाँ ले आता है? टिश्यू के पास ले आता है। इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या हो गया? करेक्ट आंसर। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ट्रॉफिक लेवल इन ए फूड चेन शो, जो ट्रॉफिक लेवल है फूड चेन में ये क्या दर्शाते हैं? तो ये क्या दर्शाते हैं? हमारे एनर्जी लेवल को दर्शाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है ग्लोसिना पेप्लेलिस इज द जूलॉजिकल नेम ऑफ, जो ग्लोसिना पेप्लेलिस है ये पेल्पेलिस है ये किसका जूलॉजिकल नेम है? तो ये हमारा नेम होता है सीसी फ्लाई का। ठीक है, तो चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है पिक्नोजाइलिक वुड जो है वो किस में प्रेजेंट होता है या किस में देखने को मिलता है? तो जो पिक्नोजाइलिक वुड होता है ये हमें पाइनस में देखने को मिलता है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इस बाथ स्पॉन्ज का एग्जाम्पल क्या है, या फिर हम किसको बाथ स्पॉन्ज कहते हैं? तो जो हमारा EU स्पॉन्जिया होता है इज ऑल्सो नोन एज बाथ स्पॉन्ज। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है गॉसिपम बिलोंग्स टू फैमिली, मतलब गॉसिपियम वो फैमिली है या कॉटन का जो साइंटिफिक नेम है उसे हम क्या बोलते हैं? गॉसिपियम। तो गॉसिपियम कौन सी कुल में आता है? मतलब ठीक है, या कॉटन को हमने कौन सी फैमिली में रखते हैं? तो कॉटन को हम रखते हैं मालवेसी फैमिली में, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? करेक्ट आंसर। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ दिस डिजीज इज नॉट बैक्टीरियल, मतलब बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी इनमें से कौन सी नहीं है? तो हम जैसा कि जानते हैं पोलियो हमको किससे देखने से मिलती है? वायरस से। तो जो पोलियो जो है ये बैक्टीरिया से नहीं होती है, इसलिए हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मेटाजेनेसिस हमें किस वर्ग के जंतुओं में देखने को मिलता है? तो जो मेटाजेनेसिस है ये हमको देखने को मिलता है हाइड्राजोआस में। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ दीज इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मैमल, इनमें से कौन सा स्तनधारियों का लाक्षणिक गुण नहीं है? ईयर ऑसिकल, नॉन न्यूक्लिएटेड RBC, प्लेसेंटा या डायफ्राम? तो जैसा कि हमको पता है ईयर ऑसिकल्स जो हैं ये मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर नहीं है, बाकी नॉन न्यूक्लिएटेड RBC, प्लेसेंटा और डायफ्राम ये क्या है? मैमल्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, मतलब लाक्षणिक गुण है। ईयर ऑसिकल लाक्षणिक गुण में नहीं आता है। अब चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है स्फेनोडॉन इज ए लिविंग फॉसिकल बिलोंग्स, मतलब जो स्फेनोडॉन है ये लिविंग फॉसिकल किससे संबंधित है? राइनोसिफेलिया, क्रोकोडाइलिया, एनेप्सिडा या यूरोडिलिया? तो स्फेनोडॉन जो है ये हमारा बिलोंग करता है हमारा राइनोसिफेलिया से। ठीक है, मतलब ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा हमारा। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग RNA इज नॉट फाउंड इन यूकारियोटिक सेल साइटोप्लाज्म, कौन सा RNA यूकारियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में नहीं मिलता है? 5S, 5.8S, 16S या 28S? तो जैसा कि हम जानते हैं हमारा 16S साइटोप्लाज्म में यूकारियोटिक सेल के साइटोप्लाज्म में मौजूद नहीं होता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले
क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कार्बोहाइड्रेट में कौन सी टाइप की लिंकेज देखने को मिलती है। तो कार्बोहाइड्रेट में कौन सी टाइप की हमको लिंकेज देखने को मिलती है, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड हमको कार्बोहाइड्रेट में देखने को मिलता है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। एक वायरस जो है, वायरस में क्या क्या होता है। तो वायरस में जैसा कि हमको क्या मिलता है, एक तो उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, अंदर उसके जेनेटिक मटेरियल होता है, बाहर क्या होती है, प्रोटीन की कोटिंग होती है। तो अगर हम इस हिसाब से देखें तो हमारा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट आंसर, न्यूक्लिक एसिड या जेनेटिक मटेरियल और उसके बाहर प्रोटीन की कोटिंग। चलते हैं अब अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिस्ट वर्कड ऑन ओन्थेराना लैमार्कियाना, मतलब किस वैज्ञानिक ने ओन्थेरा लैमार्कियाना पे काम किया था। तो उन साइंटिस्ट का नाम है ह्यूगो डिवरीज। ह्यूगो डिवरीज ने काम किया था ओन्थेरा लैमार्कियाना के ऊपर। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है मियोसिस अकर्स इन मियोसिस किन में होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं मियोसिस जितनी भी हमारी जर्म सेल्स होती हैं उनमें क्या होता है, मियोसिस देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग सेल्स नेवर अंडरगो एस फेज ऑफ ए सेल साइकिल। इनमें से कौन सी सेल्स हैं जो कभी भी एस फेज मतलब सिंथेटिक फेज में या सिंथेसिस फेज में नहीं जाती है सेल साइकिल के। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारी सेल्स होती हैं ह्यूमन नर्व सेल्स, ये कभी भी एस फेज में नहीं जाती हैं सेल साइकिल में। ठीक है, तो चलते हैं अभी अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है माइकोप्लाज्मा को हमने किस किंगडम में रखा हुआ है। तो माइकोप्लाज्मा जो आता है ये किस में आता है, हमारे मुनरा किंगडम के अंतर्गत आता है। माइकोप्लाज्मा मुनरा के अंदर रखा है, मतलब जिसमें हमने बैक्टीरिया रखा है। बैक्टीरिया का मतलब प्रोकार्योटिक सिंगल सेलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, चलते हैं फिर अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है इनमें से किसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया के द्वारा होता है। तो जैसा कि हमको पता है कॉनिडिया किस में प्रेजेंट होते हैं, पेनिसिलियम में। ठीक है, और पेनिसिलियम में असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कॉनिडिया के द्वारा देखा जाता है। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में पाया नहीं जाता है या सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किन में एब्सेंट होता है। तो जैसा कि हमको पता है जो हमारी ड्यूट्रोमाइसिटीज फंजाई हैं इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है। इसी के कारण इनको इम्परफेक्टाई फंजाई भी बोलते हैं। ठीक है, इम्परफेक्टाई FUNGI फंजाई, क्योंकि इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को नहीं मिलता है या फिर इनमें एब्सेंट होता है। ठीक है, चलते हैं फिर इसके बाद आज के अपने इस वीडियो के आखिरी प्रश्न की ओर, जिसमें हमसे पूछा गया है द जेनेटिक कोडोन फॉर फॉर्माइलेटेड मैथ्योनाइन इन ए बैक्टीरियम इज। वो जेनेटिक कोडोन बताओ जो कोड करता हो फॉर्माइलेटेड मैथ्योनाइन के लिए बैक्टीरिया में, वो कौन सा है, UAA, AUG, AUU या GUA। तो जैसा कि हम जानते हैं फॉर्माइलेटेड मैथ्योनाइन के लिए जो कोड करने वाला कोडोन है वो हमारा कौन सा है, वो है हमारा AUG। ठीक है, ये किसके लिए कोड करता है, मैथ्योनाइन के लिए, फॉर्माइलेटेड मैथ्योनाइन के लिए किसी भी बैक्टीरिया में। तो ये थे हमारे इस वीडियो के प्रश्न। अब हम मिलते हैं आपसे इसकी अगले वीडियो में।